हेलो बच्चों। आज की इस क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक स्पेशल जर्नल एंट्रीज। और ये हम टॉपिक कर रहे हैं रिटायरमेंट वाले चैप्टर का, रिटायरमेंट का। तो स्पेशल जर्नल एंट्री हमने एडमिशन वाले चैप्टर में भी की थी। उस वाले को ही ध्यान में रखते हुए इस वाले चैप्टर के बारे में भी बताएंगे। तो जैसे टॉपिक के बारे में बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए तीन पार्टनर है, हमारा बेस वही 3:2:1 के अंदर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटते थे। तीन पार्टनर हैं, 3:2:1 के अंदर बांटते हैं। सी रिटायर हो रहा है और उस टाइम पर जो इन तीनों की बनी बनाई बैलेंस शीट है, भाई सी एकदम से तो रिटायर हो नहीं रहा, तो जिस समय वो रिटायर हो रहा है बैलेंस शीट की कुछ ना कुछ तो पोजीशन होगी ना। तो उस समय की पोजीशन क्या है, वो ये है बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी। 3:2:1 के अंदर बांटते थे और आज की डेट में उनके पास 3,90,000 रुपये की बैलेंस शीट की पोजीशन है। 3,90,000 ये एसेट्स और ये लायबिलिटी। तीनों की कैपिटल है 1,00,000, इसकी 60,000 और इसकी 40,000। ध्यान रखना सी रिटायर हो रहे हैं। तो जिस समय वो रिटायर हो रहा है सी, उस टाइम पर कुछ स्पेशल एंट्री हमें करनी पड़ती हैं। वो स्पेशल एंट्री कैसे कैसे हो सकती हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर जिस समय सी रिटायर हो रहा है उस समय फर्म के पास 1,20,000 रुपये का जर्नल रिजर्व पड़ा हुआ है। भाई अगर सी आज चला जाता है तो सी अगर ऐसे ही चला जाएगा केवल अपने 40,000 रुपये लेकर के, इसकी कैपिटल में कितने रुपए पड़े हैं, 40,000। तो अगर ये 40,000 रुपये लेकर के चला जाता है तो ये जो 1,20,000 रुपये जर्नल रिजर्व के रूप में पड़े हुए हैं, इस पर पूरा का पूरा अधिकार किसका हो जाएगा फिर, ए और बी का। मतलब 1,40,000 ये दोनों आपस में बांट लेंगे, फिर चाहे ना भी बांटे, लेकिन फर्म में तो अब ए और बी की पड़े रह जाएंगे ना। सी तो चला ही गया। तो अगर सी चला जाता है बिना इसमें से अपने पैसे को लिए हुए, तो उसके साथ फिर ये चीज़ गलत हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब ये है, ये जो 1,20,000 रुपये का जर्नल रिजर्व है, अच्छा ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए, जर्नल रिजर्व होता क्या है। ये प्रॉफिट का वो वाला हिस्सा होता है जो भविष्य के लिए बचा के रख लिया जाता है। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या फिर ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक बांटा नहीं गया। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं इसे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। जर्नल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, P&L क्रेडिट बैलेंस, चारों का मतलब एक है। ये एडमिशन में पढ़ रखा है हमने, तभी मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो 1,20,000 रुपये जो ये बना है, इसमें अकेले ए का या अकेले बी का कोई रोल नहीं है, या अकेले सी का कोई रोल नहीं है। इन तीनों का मिला जुला सहयोग है। मतलब तीनों ने मिलकर के प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से थोड़ा तो हिस्सा अपने पास ले गए और थोड़ा हिस्सा भविष्य के लिए बचा के रख लिया। तो थोड़ा थोड़ा करते करते आज की डेट में ये कितना इकट्ठा हो चुका है, 1,20,000। तो ये ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिल करके है ये। तो अगर सी इसमें अपना हिस्सा नहीं मांगता तो ये फिर गलत हो जाएगा, ये सी के साथ नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जिस समय सी रिटायर हो रहा है तो सी अपने आप ही, आजकल सब समझदार हैं, कोई भी ऐसा बेवकूफ़ नहीं है जो अपना हिस्सा ऐसे ही छोड़ करके चला जाए। तो करना क्या, हमें एज एन अकाउंटेंट हमें पता होना चाहिए कि सी के साथ ये एंट्री क्या होगी। तो जिस समय सी जा रहा है, सी अपने इस 1,20,000 में से अपने प्रॉफिट के हिस्से को लेकर के जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जब सी लेकर के जा रहा है तो फिर ए और बी भी आपस में बांट लेंगे। यानी कि 1,20,000 जो ये इन्हीं का प्रॉफिट था, इन तीनों का ही, और तीनों के तीनों अपने इस प्रॉफिट के हिस्से को लेकर के चले जाएंगे। यानी कि सबसे पहली जर्नल एंट्री जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो किस चीज़ की है, फॉर जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व कह लो, रिटेन्ड अर्निंग कह लो, P&L क्रेडिट बैलेंस कह लो, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो, जर्नल रिजर्व हो, रिटेन्ड अर्निंग हो, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, सबका मतलब एक ही है, शोन ऑन लायबिलिटी साइड। तो आप खुद सोचिए, जैसे एडमिशन में भी किया था कि क्या करते थे इस वाले प्रॉफिट का, यानी कि ऐसा जर्नल रिजर्व जो पड़ा हुआ है 1,20,000 रुपये का, उसका क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, हम पुराने पार्टनर में ही पुरानी रेशो में बांट देंगे। ध्यान रखना, रेशो आपके सामने दो हैं, एक 3:2:1 ABC की, और सी के जाने के बाद ए और बी की।
तो ए बी सी की जो तीनों की रेशियो है वो ओल्ड रेशियो है, और सी के जाने के बाद ए और बी की न्यू रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा या न्यू रेशियो में? तो ध्यान रखना, इसमें तीनों पार्टनर की बात होगी, क्योंकि तीनों पार्टनर का मिला जुला करके सही हो गया, तो ये तीनों में बटेगा। तो क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व को ख़त्म कर देंगे हम। और जब जनरल रिजर्व ख़त्म हो जाएगा तो जनरल रिजर्व हमारे लिए क्या था, लायबिलिटी साइड में था। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो उसको ख़त्म कर देंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। मतलब ये लायबिलिटी साइड है, ये लायबिलिटी साइड है हमारा जो पुराना जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। इस जनरल रिजर्व को जब हम ख़त्म कर देंगे, आज की डेट में इसे ख़त्म कर देंगे सी के जाने पर, तो सी के जाने पर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये क्रेडिट बैलेंस था, ख़त्म करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, और ये तीनों के तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। मैंने आपको शुरुआत में बताया है, ये ना तो अकेले ए का है, ना अकेले बी का है, ना अकेले सी का है, ये तीनों का मिला करके है। बराबर बराबर नहीं कह रहा मैं, तीनों का मिला जुला करके सही हो गया, तो तीनों में ही बढ़ जाएगा। तो 1,20,000 रुपये को हमने इसमें बांट दिया तीनों में। जब तीनों में मिलेगा तो ऑफकोर्स सी को मिल ही गया, तो ये ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में जाएगा। ओल्ड रेशियो थी हमारे पास 3:2:1, तो हम बांटेंगे तो इसको मिल जाएगा 60,000 ए को, इसे मिल जाएगा 40,000 और इसे 20,000। तो आपको जनरल रिजर्व वाली एंट्री समझ में आ गई होगी। जब भी कभी आप क्वेश्चन में देखो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है तो उसको पुराने पार्टनर से पुरानी रेशियो में बांट दो। उसके बाद आप देखिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल पड़ी हुई है। आपको मैंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात की थी, बताया था कि जब भी कभी पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नज़र आ जाए तो उसे पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में अमोर्टाइज कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में नज़र आनी ही नहीं चाहिए। आज की डेट में जो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं वो न्यू फर्म की होती है, यानी कि ये समझ लीजिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ होती है। वो एक अलग ट्रीटमेंट है जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस शीट वाली गुडविल की। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल नहीं होनी चाहिए। इसको देखते ही क्या करना है, इसे ख़त्म करना है। तो आप सीधे सिंपल एक अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल को देखते ही ख़त्म करना है। तो दूसरी एंट्री क्या बताई, फॉर गुडविल शोन या फिर अपीयर्स, अपीयर मतलब दिखना, अपीयर्स इन बैलेंस शीट। इसे क्या करेंगे, देन इट शुड बी amortize रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब लिखे हुए को हटा दो, ऑफ मतलब हटाना, ऑफ करना, बंद करना होता है ना, तो लिखे हुए को बंद करो। तो ध्यान रखना ये अब जब ख़त्म की जाएगी तो पुराने पार्टनर्स में ख़त्म की जाएगी, और ये एसेट साइड में, एसेट साइड का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और जब एक डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करेंगे तो वो कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में। तो अब हम क्या करेंगे, टू गुडविल, टू गुडविल। गुडविल थी हमारे पास 60,000 रुपये की। ध्यान रखना डेबिट के बैलेंस को ख़त्म कर रहे हैं, डेबिट था गुडविल का बैलेंस, इसे ख़त्म करेंगे तो क्रेडिट कर दिया। अब पुराने पार्टनर्स में ख़त्म होगा ये, तो तीनों को क्या कर देंगे, डेबिट। ये भी किस में जाएगी, ओल्ड रेशियो। तो 30,000, 20,000 और 10,000। आपने अच्छी तरह ध्यान रखना है, पुराना प्रॉफिट हो तो पुराने पार्टनर में बांट दो, पुरानी गुडविल हो तो पुराने पार्टनर में ही बटेगा, लेकिन एमोटाइज्ड। एमोटाइजेशन का मतलब एक प्रकार से लॉस ही है, ये एक लॉस की तरह बांट रहे हैं इनको। तो लॉस की तरह बांटने से तीनों पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ प्रॉफिट था तो तीनों पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई थी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। गुडविल एक प्रकार का लॉस ही है क्योंकि बिना मतलब के लिए दिखा रखा है जबकि खरीदी नहीं थी। तो इस लॉस को जब ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करने पर कैपिटल कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जब कैपिटल कम हो जाती है तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। और गुडविल हमारे पास एसेट्स थी, एसेट की तरह से रखी हुई थी, एसेट साइड में थी, तो गुडविल का बैलेंस डेबिट था, और जब उसे ख़त्म करेंगे तो उसका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आगे देखिए, यहाँ पे पुरानी ABC की बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है 30,000 रुपये का।
अब आपको समझ में आ चुका होगा, अगर प्रॉफिट था तो उसे तीनों पार्टनर में बांटा तो कैपिटल बढ़ा करके बांटा, और अगर लॉस है तो इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, तो पुराने पार्टनर भी ख़त्म होगा, और ख़त्म कैसे होगा? कैपिटल को कम करके। तो तीसरी जनरल एंट्री फॉर लॉस P&L डेबिट बैलेंस शोन इन एसेट साइड। अगर लॉस या P&L का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में शो हो रहा हो तो उसे क्या करा जाएगा? इसको भी सेम वैसी जनरल एंट्री हो जाएगी जैसा आपने अभी गुडविल की है, तीनों में ही बटेगा लेकिन तीनों की कैपिटल कम करके, टू ओल्ड लॉस P&L, या तो P&L लिख दो या ओल्ड लॉस लिख दो, एक ही बात है। और ये भी किस में जाएगा? ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो ये लॉस हमारे पास 30,000 रुपये का तीनों में बटेगा 3:2:1 में, तो ये आ गया हमारे पास 15,000, 9,000 और 6,000। नहीं, कुछ गलती हो रही है, 15,000, 15,000, 10,000 और 5,000। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलती किसी से भी हो सकती है, तो आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अभी तक मैंने 3 बताई। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल को बढ़ा दिया, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल। अगर लॉस है तो कैपिटल को कम कर दिया, पुरानी गुडविल है तो उसको भी कैपिटल को कम कर दिया। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये मैंने अभी तक 3 एंट्री बताई, 3 स्पेशल जनरल एंट्री। पुरानी गुडविल को ख़त्म किया पुराने पार्टनर में लॉस की तरह, पुराने लॉस को ख़त्म किया, कैपिटल को कम कर दिया। पुराना प्रॉफिट था, जर्नल रिजर्व था, तो कैपिटल को बढ़ा दिया। अब एक अलग से एक पॉइंट है, ये हमने एडमिशन वाले चैप्टर में भी किया था, वर्कमैन्स फंड, अपोस्ट्रोफी ऐसे ही, वर्कमैन एम है ये, वर्कमैन्स फंड, वर्कर के लिए बनाया गया फंड। इसी का दूसरा नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 70,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ये होता क्या है, ये एडमिशन वाले चैप्टर में भी समझाया था, सेम वही अगले वाले चैप्टर डेथ वाले में भी यूज़ होगा और बड़े क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा। तो 70,000 रुपये का फंड बना के रखा हुआ था लेबर के लिए, कि लेबर के साथ अगर कभी भी कुछ गलती हो जाती है, गलती मतलब कि उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना का सामना करने के लिए ABC ने अपने पास पैसे का इंतज़ाम करके रखा हुआ है। ये किसी को देना नहीं है, देने से कहने का मतलब है अभी फ़िलहाल किसी को नहीं देना, लेकिन ABC ने पहले से अपनी तैयारी करके रखी हुई है, अपने प्रॉफिट को पहले से ही एक अलग से फंड में निकाल के रखा हुआ था। प्रॉफिट जितना कमाया उसमें से जितना उन्होंने रखना था वो अपने रख लिया, बाकी कुछ जर्नलिज्म में बांट दिया, कुछ प्रॉफिट में से रखा हुआ है, कुछ वर्कर के लिए निकाल के रख दिया। मतलब प्रॉफिट में से कई टुकड़े करे उन्होंने, तो वर्कर्स के लिए 70,000 रुपये अलग से निकाल के रख दिए। ध्यान रखना है, लायबिलिटी साइड में लिखा जरूर है लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा ही। तो 70,000 रुपये जो रखे हुए थे ये अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए रखे हुए थे, तो भविष्य में अगर कुछ भी गलती हो जाती है, कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसका सामना करने के लिए हमारे पास पहले से पैसा हो। तो ABC ने बना के रखा हुआ था। अब हुआ कि अब C रिटायर हो रहे हैं, तो ये एक तरह से प्रॉफिट ही तो है। तो क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को भी तीनों पार्टनर में आज की डेट में बांट देंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि ये 70,000 में से कहीं कुछ देना तो नहीं है। तो क्वेश्चन में देखिए नीचे लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ C's रिटायरमेंट द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड एट ₹10,000। मतलब A + B + C ने कितने रुपए का फंड बना के रखा हुआ लेबर के लिए? 70,000 रुपये का। लेकिन उस 70,000 में से पेमेंट कितनी करनी है? केवल आज की डेट में डिटरमाइंड मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मालूम की गई कि आज की डेट में लोगों को पैसा कितना देना है, लेबर को पैसा कितना देना है, केवल 10,000 रुपये। यानी कि जो क्षतिपूर्ति देनी है लेबर का, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की उंगली कट गई, किसी के साथ कुछ सिर विर फूट गया, तो उसकी जो पेमेंट करनी है वो केवल कितनी करनी है? 10,000। जबकि इन तीनों ने फंड कितने का बना रखा था? ABC ने, तीनों ने मिलकर के फंड कितने का क्रिएट कर रखा है? 70,000 रुपये। तो 70,000 का फंड बना रखा है और लायबिलिटी पेमेंट करनी है केवल 10,000। तो बाकी के 60,000 रुपये का क्या किया जाएगा? ये तीनों के तीनों आपस में बांट लेंगे।
तो फोर्थ एंट्री हो गई फॉर WCF। तो WCF को क्या करेंगे, बैलेंस अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 70,000 रुपये का फंड बना हुआ था, 10,000 रुपये की लायबिलिटी भुगतान करना है, तो बाकी का 60,000 रुपये क्या कर लिया जाएगा, बांट लेंगे। और ये 60,000 रुपये एक तरह समझ लीजिए प्रॉफिट ही है। भाई 70,000 का बना रखा था, आज के डेट में केवल 10,000 ही देने, तो बाकी का 60,000 रुपये क्या है, ये किसी को भुगतान थोड़ी ना करना है, ये तो A और B और C तीनों का मिला करके प्रॉफिट ही रखा हुआ एक प्रकार से। प्रॉफिट तो वैसे 70,000 रुपये अलग निकाला हुआ था, लेकिन 10,000 तो भुगतान करना है ना, तो बाकी के 60,000 रुपये क्या हो जाएंगे, आज की डेट में प्रॉफिट की तरह बांट लिए जाएंगे। और जब तीनों में बटेंगे तो WCF खत्म हो जाएगा हमारे पास 60,000 रुपये से। लायबिलिटी थी, ध्यान रखना, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, क्रेडिट को ख़त्म कर दिया अब हमने। 70,000 रुपये के फंड में से 60,000 रुपये का फंड हमने अब ख़त्म कर दिया, वहाँ केवल कितना रह गया अब 10,000। तो जब 60,000 रुपये का फंड ख़त्म कर दिया तो क्रेडिट के बैलेंस को ख़त्म कर दिया, तो वो डेबिट हो गया। और इससे A, B और C तीनों को फ़ायदा पहुँचेगा, तो इन तीनों में बढ़ जाएगा ये, वो भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो, 3:2:1। तो 30,000 रुपये इसे मिल गए, 20,000 इसे मिल गए और 10,000 रुपये इसे मिल गए। वर्कर के लिए 70,000 का फंड बनाया, 10,000 रुपये की ही आवश्यकता पड़ी, बाकी के 60,000 रुपये पड़े रह जाएंगे, तो उसमें C को देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 60,000 रुपये में से अपना हिस्सा नहीं लेकर के जाएगा तो वो पड़े रह जाएंगे, और वो केवल A और B आपस में बांट लेंगे। इसे 36,000 मिल जाएगा, इसे 24,000, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा C के साथ। इसलिए उसने क्या सोचा कि भाई मेरे जाने के टाइम पर जितना भी प्रॉफिट बच गया है उसको सब में बंटवारा कर दो, तो मुझे मेरे हिस्से का पैसा मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 10,000 की जगह 60,000 की लायबिलिटी हो जाती, यानी कि भविष्य के लिए मतलब जो लेबर वगैरह का नुकसान जो हुआ है वो 60,000 रुपये का हुआ है, तो ध्यान रखना केवल 10,000 ही बटते। और 70,000 का बना रखा है, 70 के 70 की ही लायबिलिटी बुक हो गई, यानी कि भविष्य में जो लेबर की पेमेंट करनी है वो पूरी की पूरी 70,000 की करनी है, तो ध्यान रखना यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं बटेगा। और अगर बाई चांस यहाँ 90,000 रुपये की लायबिलिटी हो जाती तो ये एंट्री फिर उल्टी हो जाती। ध्यान रखना यहाँ पे फिर 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे वो क्या हो जाएंगे, ABC डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि इस 20,000 रुपये को जो एक्स्ट्रा भुगतान करना है, 70,000 का बना रखा था, भुगतान करना पड़ेगा 90,000 रुपये का, तो जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये वो कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिवॉल्यूशन अकाउंट में। सही तरीका वैसे वही है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में ले जाना उसे। तो बच्चों ये थी स्पेशल जनरल एंट्री। स्पेशल जनरल एंट्री में मैंने आपको 4 जनरल एंट्री बताई। पुराना प्रॉफिट 1,20,000 रुपये का था, उसका बंटवारा किया पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में, कैपिटल बढ़ा दी। दूसरा मैंने बताया आपको गुडविल 60,000 रुपये, ये पुराना लॉस है एक प्रकार से, इसको पुराने पार्टनर में ख़त्म किया जाएगा। पुराना लॉस है, इसको भी पुराने पार्टनर में ख़त्म किया जाएगा। इन दोनों से पार्टनर्स की कैपिटल, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो तीनों पार्टनर की कैपिटल को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ये दोनों के दोनों प्रॉफिट हैं, ये दोनों के दोनों प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। बस में इसके केस में थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आज की डेट में कितनी लायबिलिटी देनी है। 70,000 का बना रखा था, 10,000 की लायबिलिटी देनी है, तो बाकी के 60,000 बढ़ जाएंगे। 70,000 का फंड बना रखा था, 50,000 की लायबिलिटी देनी है, तो बाकी के 20,000 बढ़ जाएंगे। 70,000 का फंड बना के रखा हुआ था, 70,000 की ही लायबिलिटी पे करनी है, तो आज की डेट में 1 रुपया भी नहीं बटेगा। 70,000 की लायबिलिटी बना रखी है, 1,00,000 रुपये की लायबिलिटी भुगतान करनी है, तो जो एक्स्ट्रा 30,000 रुपये है वो कहाँ चले जाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट में, और कोई प्रॉफिट नहीं बटेगा। तो ये था स्पेशल जनरल एंट्रीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट।